आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं यूट्यूब चैनल फालतू ज्ञान में। आज हम लोग मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। मैं सिंटू कुमार आप लोग को मुगल वंश के बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो देखिए मुगल वंश का संस्थापक आपका बाबर है। कौन है? बाबर। चलिए बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को इसमें जानने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो बाबर का वास्तविक नाम आपका जहारुद्दीन मोहम्मद था। क्या नाम था? जहारुद्दीन मोहम्मद। जहारुद्दीन मोहम्मद मुहम्मद था। याद रखिएगा बाबर का वास्तविक नाम जहारुद्दीन मोहम्मद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ क्या होता है? तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ बाघ होता है। क्या होता है? बाघ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पर, बाबर का जन्म कहाँ, कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए बाबर का जन्म जो है आपको 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगाना में हुआ था। कहाँ में हुआ था? फरगाना में हुआ था। अभी फरगाना जो है उज्बेकिस्तान में है, आप लोग याद रखिएगा। 14 फरवरी 1483 को फरगाना नामक स्थान पर बाबर का जन्म हुआ था, जो अभी उज्बेकिस्तान नामक देश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के पिता का नाम क्या था? तो देखिए बाबर का जो पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। याद रखिएगा बाबर का वास्तविक नाम उमर शेख मिर्जा था और ये जो थे तैमूर वंश से थे। किसे थे? तैमूर वंश के थे। बाबर के जो पिताजी थे उमर शेख मिर्जा जी, ये तैमूर वंश से थे। याद रखिएगा आप लोग। चलिए बाबर के माता के नाम क्या था? छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बाबर का माता का नाम बहुत टेढ़ा है लेकिन याद हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो देखिए बाबर के माता का नाम था कुतुल निगार। कुतुलुब कुतलुब निगार खान। कुतलुब निगार खान, याद रखिएगा कुतलुब निगार खान बाबर के माताजी का नाम था, जो ये मंगोल के वंशज से थे। किस वंशज से थे? मंगोल वंशज से थे। इसीलिए बाबर को कहा जाता है तैमूर और मंगोल के मिश्रित रक्त का ये बाबर था। दोनों का, ये तैमूर वंशज और मंगोल वंशज दोनों का मिश्रण था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बाबर के दादी का नाम क्या था? तो देखिए बाबर का दादी का नाम जो था एहसान दौलत बेग नाम था। क्या नाम था? एहसान दौलत बेग। एहसान दौलत बेग, याद रखिएगा दौलत बेग इनके दादी जी। देखिए बाबर जब जन्म हुआ तो इनके पिताजी का मृत्यु 1494 में हो गया। 11 साल की अवस्था में ही इनके पिताजी का मृत्यु हो गया। पिताजी के मृत्यु हो जाने के कारण इसको 11 साल में ही इसकी जो एहसान दौलत बेग दादी थी उसी पर ये राज किया। इसकी दादी की मदद से 11 साल में ये वहाँ का राजा बना, बट ये बच्चा था। उसके बाद देखिए क्या होता है, बाबर कब राजा बना? तो याद रखिएगा 11 वर्ष की अवस्था में, 11 वर्ष की अवस्था में ये राजा बन गया था। अकबर 13 वर्ष में, अकबर से भी पहले बहुत छोटा बच्चा था, 1494 में अपनी दादी एहसान दौलत बेग की मदद से बना था। याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट, ये बाबर जैसे ही राजा बना तो इसने एक उपाधि धारण किया। वो उपाधि था मिर्जा का, जो इसके पिताजी से मिला था। इसके पिताजी का नाम उमर शेख मिर्जा था और ये मिर्जा उपाधि अपने पिताजी का टाइटल को ही लगा लिया। याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, बाबर कौन कौन से प्रांत को जीता था? तो देखिए बाबर जब बना, फरगाना का शासक बना, तो उसने और भी क्षेत्र को विस्तार करने के लिए बहुत सारे क्षेत्रों को जीता, लेकिन वह अस्थायी रूप से नहीं रहा, अस्थायी रूप से रहा। जैसे हम आपको बता देते हैं समरकंद, समरकंद को इसने जीता था।
जो 8 महीने तक ही वहाँ शासन किया, फिर वहाँ से भी इसको भगा दिया गया। फिर काबुल पर भी ये जाके आक्रमण करके वहाँ भी जीता। उसके बाद गजनी को भी इसने जीता था। ये जगहों को ये जीता था, लेकिन ये अस्थायी रूप से थे, अस्थायी रूप से नहीं थे। जब ये समरकंद आया तो उधर उसका फरगाना स्वतंत्र हो गया, काबुल आया तो समरकंद हो गया, गजनी आया तो ये माने पूरी शासन व्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और ये भगोड़ा बन के रह चुका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको आते हैं, बाबर मिर्जा का उपाधि त्याग कर कौन सा उपाधि धारण किया? 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि बाबर ने मिर्जा का उपाधि त्याग कर कौन सा उपाधि धारण किया? तो ये उपाधि जो धारण किया पदशाह का, किसका? बादशाह का, या इसे बादशाह भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? बादशाह, बादशाह का उपाधि धारण किया। जब इसने समरकंद को, काबुल को, गजनी को जीता तो इसने मिर्जा का उपाधि त्याग दिया और पदशाह या बादशाह का उपाधि धारण किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा, बाबर जो पानीपत का प्रथम जो युद्ध लड़ा था उससे पहले भी भारत में ये 4 बार आक्रमण कर चुका था। कितने बार? 4 बार। ये पानीपत का युद्ध इसका प्रथम आक्रमण नहीं था, ये 5वां आक्रमण था। क्यों आक्रमण था? 5वां आक्रमण था। इससे पहले वह 4 आक्रमण और भी भारत में छोटा मोटा आक्रमण कर चुका था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर कहते हैं 1519 में बाबर का पहला अभियान कौन सा था? तो देखिए, पहला अभियान ये भारत में 1519 में किया था, जो अभियान का नाम है बाजौर अभियान। क्या? बाजौर अभियान, बाजौर अभियान, याद रखिएगा, बाजौर अभियान इसने किया था। इसी में इसने भेरा का किला, भेरा का जो किला है, इसी किला को ये जीत लिया था और इसी किला को अपना आश्रय बनाया, यहीं अपना रहने लगा और यहीं पर सबसे पहले उसने बारूद का प्रयोग किया था भेरा को किला को तोड़ने में, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बाबर सबसे पहले बारूद का प्रयोग कब किया? तो भेरा के किला को जीतने के लिए। जब बाजौर अभियान कर रहा था उसी समय भेरा के किला को इसने जीतने के लिए सबसे पहले बारूद का प्रयोग बाबर किया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। 15 क्वेश्चन का था, पानीपत के युद्ध में बाबर को निमंत्रण किसने भेजा था? तो देखिए, पानीपत के युद्ध जो हुआ था तो बाबर को लोदी वंश का शासन चल रहा था, इब्राहिम लोदी का, दिल्ली में। तो उसी के एक चाचा थे इब्राहिम लोदी के, जिनका, और एक पंजाब के सूबेदार थे और एक राणा संगा थे। तो पंजाब के जो सूबेदार थे उनका नाम था दौलत खां लोदी। क्या नाम था? दौलत खां लोदी, दौलत खां लोदी थे। और दूसरा थे उनके चाचा ही, जिनका नाम था, क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखिएगा, पानीपत का युद्ध था दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी। कौन सा? आलम खां लोदी, आलम खां लोदी, ये लोग, और एक राणा संगा थे। ये तीनों मिलकर पानीपत के युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण भेजे थे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पानीपत का युद्ध कब हुआ? पानीपत का युद्ध आपका 1526 ईस्वी में ये लड़ा गया, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ ये युद्ध, जिसमें बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी इसमें हार गया बुरी तरह से, क्योंकि इसका मदद इसके खुद चाचा आलम खां लोदी भी कर रहे थे और एक पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी भी किया और राणा संगा भी इनको मदद किए थे और ये बहुत ही अच्छे से युद्ध लड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाबर ने कौन सा युद्ध नीति को अपनाया? तो देखिए, पानीपत का युद्ध जो लड़ रहा था बाबर, उसमें युद्ध नीति का अपनाया था। उस युद्ध नीति के बिना वो बाबर जीत ही नहीं सकता था, क्योंकि बाबर के पास उतने सैनिक नहीं थे जितना इब्राहिम लोदी युद्ध हार गया, ये बहुत बड़ा विजय था बाबर को। तो देखिए कैसे, ये कौन सा युद्ध नीति को अपनाया था? तो युद्ध नीति का नाम था उज्बेको युद्ध नीति। क्या? उज्बेको युद्ध नीति, उज्बेको युद्ध नीति अपनाया था, जिसे हम लोग तुगलमा युद्ध नीति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुगलमा युद्ध नीति। इसे उज्बेको कहिए
या तुगलमा कहिए या अर्धचंद्राकार भी कहा जाता था। ये क्या करता था, ऐसे अर्धचंद्राकार फॉर्म में ये पूरे सेनाओं को घेर लेता था और इसमें कभी यहाँ से निकलता था, कभी इधर से निकलता था, फिर डाउन हो जाता था। ऐसे करके ये युद्ध को लड़ा और जीता। यही युद्ध नीति को अपनाया था बाबर, याद रखिएगा। चलिए इसमें 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तोपों को सजाने के विधि थे। बाबर ने तो युद्ध नीति उज्बेकों और तुगलमा या अर्धचंद्राकार युद्ध नीति को अपनाया, लेकिन तोपों को सजाने की भी एक विधि थी जिसका नाम था उस्मानी विधि। कौन सी विधि? उस्मानी विधि, याद रखिएगा। उस्मानी विधि या इसे रूमी विधि भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसे रूमी विधि भी कहा जाता है, जिसमें तोपों की सजाने की इसकी विधि थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। तोपखाने का नेतृत्व किसने किया था? देखिए इसके 2 प्रसिद्ध तोपखाने थे, उसके बिना ये पानीपत का युद्ध जीत ही नहीं सकता था बाबर। तो पहला था उस्ताद अली। क्या नाम था? उस्ताद अली। उस्ताद अली थे। और दूसरे थे मुस्तफ़ा खां। क्या नाम था? मुस्तफ़ा खां। ये 2 इनके तोपची थे जिनके दम पर इन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। ये तुर्क के रहने वाले थे, ये दोनों अधिकारी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, बाबर का पसंदीदा शहर कौन था? तो बाबर को देखिए काबुल से बहुत लगाव था, इसे सबसे पसंद इसको काबुल ही था। इसलिए काबुल ये जब मरता है तो इसे आगरा के आरामबाग में तो दफनाया जाता है, लेकिन बाद में इसे फिर काबुल से आगरा से इसको काबुल स्थानांतरित करता है अकबर अपने शासनकाल में। आप लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो देखिए खानवा का जो युद्ध था 1527 में, 1527 इसमें। देखिए खानवा के युद्ध के पीछे कारण था। खानवा का जो युद्ध था वो राणा सांगा बोला था बाबर को आमंत्रित दे कि इब्राहिम लोदी को ये मार देगा, यहाँ से खूब सारा धन लूटेगा और यहाँ से चला जाएगा वापस। लेकिन ये बाबर गया नहीं, और इसको बाद में जब बहुत सारा धन मिला तो ये देखा कि अस्थायी रूप से हम यहीं रहते हैं, और इसने क्या किया, अस्थायी रूप से रहने लगा। तो इसका विरोध राणा सांगा भी किया, आलम खां लोदी भी किया, दौलत खां भी लोदी किए, और इसी विरोध में इसने खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा। और 1527 जो खानवा का युद्ध बहुत ही निर्णायक हुआ। जब खानवा का युद्ध बाबर जीत जाता है तो यहीं से वो अस्थायी रूप से भारत में रहने का मन बना लेता है। तो देखिए खानवा का जो युद्ध था वो बाबर 1527 इसमें बाबर और राणा सांगा को जो साथ दे रहे थे इब्राहिम लोदी दे रहे थे। इब्राहिम लोदी का जो भाई था आलम खां लोदी दे रहा था, महमूद लोदी भी दे रहा था, और चंदेरी की एक राजा थे जिनका नाम था मेदिनी राय, वो भी दे रहे थे। और इसमें भी बाबर, एक खानवा का जो युद्ध था इसमें बाबर जितना मुमकिन नहीं था, मुश्किल था, बहुत असंभव काम था, लेकिन बाबर ने कुछ ऐसे नीतियां अपनाई जिसके कारण ये युद्ध को जीत गया। और इसमें जीतने के लिए वो अपने सैनिकों पर एक तरह का तगमा नमक कर लेता था, उस कर को हटाया। फिर अपने सैनिकों में जितने भी मदिरा पीते थे वो मदिरा को भी बंद करवा दिया। और इसने उसी समय जिहाद का नारा दिया, धर्म परिवर्तन का, और जिसके कारण इसने जीत लिया, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 नंबर, जो 22 नंबर आपका क्वेश्चन है, कहता है 22 नंबर कि खानवा युद्ध के बाद बाबर कौन सा उपाधि धारण किया? देखिए जब खानवा का युद्ध जिसने जीता तो गाजी का उपाधि धारण किया। किसने? गाजी का उपाधि, याद रखिएगा। गाजी का अर्थ होता है युद्ध विजेता। क्या होता है? युद्ध विजेता, युद्ध विजेता। जब खानवा का युद्ध जीत जाता है तो गाजी का उपाधि धारण करता है। गाजी का अर्थ होता है युद्ध विजेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 23 नंबर, किस युद्ध के बाद भारत अस्थायी रूप से, बाबर अस्थायी रूप से, यहाँ भारत नहीं बाबर हो गया, बाबर अस्थायी रूप से भारत में रहने का मन बना लिया? तो ये था आपका यही खानवा का युद्ध, याद रखिएगा। इसका आंसर होगा खानवा का युद्ध, क्योंकि इससे पहले वो बाबर अस्थायी रूप से था, लेकिन खानवा का युद्ध जब ये जीत जाता है तो भारत में यह अस्थायी रूप से रहने का मन बना लेता है, ये बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 नंबर, चंदेरी का युद्ध कब और किसके बीच रहा? देखिए जब खानवा के युद्ध में राणा सांगा मारा जाता है तो ये खानवा का युद्ध में साथ दिया था चंदेरी के राजा मेदिनी राय भी। तो इसीलिए फिर ये बाबर क्या करता है, चंदेरी का युद्ध लड़ता है, जो आपको 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध लड़ता है, जिसमें आपके बाबर और मेदिनी राय के बीच होता है।
मेदिनी राय, ये दोनों के बीच आपका चंदेरी का युद्ध होता है। इसमें भी मेदिनी राय को मार देता है और बाबर जीत जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 नंबर, घाघरा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? देखिए घाघरा का जो युद्ध था, क्योंकि देखिए उस समय जब बाबर था पूरी तरह से पानीपत के युद्ध में इब्राहिम जो अफ़गान शासक थे उनको ख़त्म नहीं किया था, तो कुछ अफ़गान शासक थे जो बिहार से थे और इधर उधर थे, तो उन्होंने मिल के क्या किया, एक सेना का निर्माण किया और फिर घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में इन लोगों ने लड़ा और इस युद्ध में बाबर ही जीत गया। इस युद्ध में भी बाबर का ही विजय हुआ, बाबर जीता पूरी तरह से और सभी को सफाया कर दिया। जितने भी ये लोग थे अफ़गान शासक, ये बिहार तथा अफ़गान के शासकों के बीच हुआ था, जिसका नेतृत्व इसमें महमूद लोदी कर रहा था। कौन कर रहा था? महमूद लोदी, याद रखिएगा इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? महमूद लोदी। आपसे पूछेगा घाघरा का जो युद्ध था वो किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और अफ़गान शासकों के बीच, या नहीं बता, अफ़गान के संयुक्त सेना और बिहार के जो थे संयुक्त उसके बीच हुआ, जिसका नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा था। और इसमें भी बाबर पूरी तरह से जीत जाता है और इस तरह से पूरे को सफाया कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया कि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने कौन सा उपाधि धारण किया? देखिए जब पानीपत का ये युद्ध जीता है तो ये क्या करता है कि काबुल में चांदी के सिक्के बंटवाता है सभी नागरिकों को। इस चलते वहाँ के काबुल के लोग इनको एक उपाधि देते हैं कलंदर। किसका उपाधि देते हैं? कलंदर का उपाधि देते हैं। एक कलंदर, कलंदर का मतलब होता है आप लोग समझिए दानी, क्योंकि ये चांदी के सिक्कों को दान करवाता है काबुल में, इसलिए इसे दानी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बाबर ने किस युद्ध में सैनिकों पर लगने वाले टैक्स को खत्म कर दिया? तो देखिए बाबर ने खानवा का जो युद्ध था, इस युद्ध में ही, क्योंकि खानवा का युद्ध जितना संभव नहीं था बाबर के लिए, इसलिए जो सैनिक से एक प्रकार का टैक्स लेता था, उस टैक्स को ही इसने क्या कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया। और उस टैक्स का नाम क्या था? तगमा। क्या नाम था? तगमा नामक टैक्स को याद रखिए, तमगा 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 सॉरी तमगा नामक टैक्स को ये क्या किया, पूरी तरह से खत्म कर दिया, याद रखिए। नेक्स्ट जो है, बाबर ने जिहाद का नारा कब दिया? तो बाबर ने जिहाद का नारा भी खानवा युद्ध के समय दिया था, क्योंकि यह धर्म युद्ध बना दिया। अगर धर्म युद्ध नहीं बनाता तो ये खानवा का युद्ध जितना संभव नहीं था बाबर ने, इसलिए इसने जिहाद का नारा दिया खानवा युद्ध के समय ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 नंबर, बाबर का मृत्यु कब हुआ? तो बाबर का मृत्यु आप लोग याद रखिएगा 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर का मृत्यु हो गया, याद रखिएगा। और बाबर का जब मृत्यु होगा तो उसे दफनाया भी जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए बाबर को कहाँ दफनाया गया? तो देखिए बाबर को दफनाया गया था आगरा के आराम बाग में। कहाँ? आगरा के आराम बाग में। आगरा के आराम बाग में इसे दफनाया गया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने कौन सा बगीचा बनाया था? तो देखिए बाबर बगीचा का बहुत शौकीन था। इसने 4 बाग शैली में एक बगीचा का निर्माण करवाया था, जिसका नाम था आराम बाग। आराम बाग नामक बगीचा, क्या? आराम बाग। आराम बाग नामक बगीचा का निर्माण किया था। इसमें ऑटोमेटिक पानी देने का सिस्टम था, नहर और नदी के जोड़ के ये पानी का एक व्यवस्था जाल बनाया था और आराम बाग बगीचा का ये निर्माण करवाया था। और ये बात याद रखिएगा, बाबर को जो दफनाया गया था आगरा के आराम बाग में, फिर अकबर के समय में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। इसका कब्र को आगरा से काबुल ले गया गया था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 32 नंबर, 32 में बाबर ने कौन सा पद शैली का विकास किया था? तो एक पद शैली का भी विकास किया था जिसका नाम है, याद रखिएगा, मुबैयान। मुबैयान, मुबैयान एक पद शैली है जिसका ये विकास किया था बाबर, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो है आपका 33 नंबर, 4 बाग शैली का जनक कौन था? तो 4 बाग शैली का जनक बाबर था, याद रखिएगा। क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट मानना है, बाबर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अयोध्या, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर करवाया था। किसने करवाया था? बाबर। इसका भी सिंपल आंसर होगा बाबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 35 नंबर, 35 नंबर क्वेश्चन का था, बाबरी मस्जिद या बाबर मस्जिद का वास्तुकार कौन था? बाबरी होगा। बाबरी मस्जिद का वास्तुकार कौन था? तो बाबरी मस्जिद का वास्तुकार मीर बक्की था। कौन था? मीर बक्की।
मीर मक्की, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बाबर के आत्मकथा का नाम क्या है? तो बाबर के आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, याद रखिएगा। ये तुर्की भाषा में है। किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है। किस भाषा में है? तुर्की। बाबर की आत्मकथा का नाम तुजुक ए बाबरी है, जो तुर्क भाषा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के अनुसार भारत में कितने मुस्लिम राज और कितने हिंदू राज हैं? तो देखिए, बाबर के अनुसार अगर बात किया जाए तो भारत में 5 मुस्लिम राज, कितने? 5 मुस्लिम राज और 2 हिंदू राज थे। पांचों मुस्लिम राज में देखिए इस प्रकार है। पहला दिल्ली है, दूसरा आपको मुस्लिम राज में दिल्ली, मालवा, उसके बाद गुजरात, उसके बाद बहमनी, बहमनी एक राज था, फिर बंगाल। ये 5 राज थे। 5 मुस्लिम राज, 2 हिंदू राज में आपके थे मेवाड़, एक मेवाड़ था और दूसरा विजयनगर, विजयनगर, याद रखिएगा। बाबर के समय में 5 मुस्लिम राज, 2 हिंदू राज। 5 मुस्लिम राज में दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी, बंगाल। 2 हिंदू राज में मेवाड़, विजयनगर, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बाबर के समय सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा था? तो याद रखिएगा, मेवाड़ आपको सबसे शक्तिशाली जो था विजयनगर के शासक थे, जिनका नाम था कृष्णदेव राय। क्या नाम था? कृष्णदेव राय। अपने बुक में भी ये वर्णन किया है तुजुक ए बाबरी में, कृष्णदेव राय सबसे शक्तिशाली राजा थे जो विजयनगर के थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि बाबर के कितने पुत्र थे? तो देखिए, बाबर के जो पुत्रों की संख्या है, बाबर के पुत्रों की संख्या 4 है। क्या है? 4 है। इसके पीछे एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक याद रखिएगा, कहाँ ए मकरान, याद रखिएगा, कहाँ ए हुमायूं, कहाँ ए हुमायूं, याद रखिएगा, कहाँ ए हुमायूं, सॉरी। ये ट्रिक है बाबू, याद रखिएगा। देखिए, क से कमरान, क्या? क से कमरान, ह से हिंदाल, हिंदाल, ए से अस्करी, अस्करी, आहू से हुमायूं, याद रखिएगा। बाबर के 4 बेटा, कमरान, हिंदाल, अस्करी, हुमायूं। हुमायूं सबसे बड़ा लड़का था और अपने जीवन काल में ही हुमायूं को उत्तराधिकारी घोषित बाबर कर दिया था, और हुमायूं अपने पिताजी के कहने पर चारों भाइयों में हिस्सा ये बांट दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तुजुक ए बाबरी को फारसी में अनुवाद किसने करवाया? किसने कराया? तो देखिए, तुजुक ए बाबरी को फारसी में अनुवाद जो कराया था, इसका नाम था अकबर। अकबर ने कराया था। किसने कराया था? अकबर ने। अकबर ने किसके सहायता से कराया था? तो इसका नाम था अब्दुल अब्दुल रहीम खाने खाना। क्या? अब्दुल अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम खाने खाना, खाने एक खाना के सहायता से कराया था, जो फारसी में अनुवाद कराया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नोट है कि बाबर ने जिस नए वंश का स्थापना किया था, जिस नए वंश का स्थापना किया था, उसका नाम था जगताई तुर्क। क्या? जगताई तुर्क या जगताई वंश भी कहा जाता है। ये आप बातें याद रखिएगा। और यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई कमी है तो कमेंट कीजिए कि हम में क्या कमी है, कौन सा हम नहीं बताएं, जो समझ में नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे बनाऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। ये फालतू ज्ञान है, इसमें अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे और आप लोग इसके साथ जुड़ जाइए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।